जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ अब भी जारी है। ये वही आतंकी थे जिन्होंने कल देर रात सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी। आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात से मुठभेड़ जारी थी, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन हमारा एक जवान भी इसमें शहीद हो गया है। आपको बता दें, ये वही आतंकी थे जिन्होंने कल देर रात सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी। आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है और एक आतंकी ढेर कर दिया गया। और आपको अपडेट दे दें, इस मामले में अब संख्या आतंकियों की बढ़कर 3 हो गई है और श्रीनगर में 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कल देर रात से ये मुठभेड़ जारी है, इसमें एक जवान भी शहीद हुआ है। लेकिन अपडेट आपको बता दें, श्रीनगर में मुठभेड़ जो चल रही है उसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने उनको ढेर कर दिया है। कल देर रात से ये मुठभेड़ जारी है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? देखिए फरा, अभी ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि कल जो है शाम को पांथा चौक एरिया में मिलिटेंटों ने हमला किया था सीआरपीएफ पे और उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उसके बाद ट्रैप किया गया मिलिटेंटों को। बताया यही जा रहा था कि 3 मिलिटेंट थे और 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की अभी खबर है और पुलिस ने इसकी पुष्टि की है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और साथ ही पुलिस वाला जो जख्मी था वो भी, उसकी मौत हुई है हॉस्पिटल में। तो कुल मिला के 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए और एक पुलिस वाले की मौत हुई है इस एनकाउंटर में। और अभी हालांकि ऑपरेशन जारी है, लेकिन समझा जा रहा है कि 3 ही मिलिटेंट थे और 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एनकाउंटर ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है और अभी जो है ऑपरेशन खत्म होगा, लेकिन चूंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और 3 मिलिटेंट जो है इस ऑपरेशन में मारे गए और कुल 3 दिनों में 10 मिलिटेंट मारे गए। पहले 3 मिलिटेंट, 4 मिलिटेंट और 3 मिलिटेंट। पूरे साउथ कश्मीर में जो है 7 मिलिटेंट 2 दिन में मारे गए थे और अब श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स का एरिया है पांथा चौक, जहां पे अब 3 मिलिटेंट मारे गए। जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेलवे अधिकारी की बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का पता चलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है और वो पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में थी। पूछताछ में लड़की ने दोनों की हत्या करने की बात भी कबूल ली है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है और इस बात की तह तक जाने में जुटी हुई है कि डिप्रेशन की वजह से लड़की ने वारदात को अंजाम दिया या फिर हत्या के पीछे की वजह कुछ और है। रेलवे अधिकारी राजेश देशपांडे की पत्नी और बेटे की सनसनीखेज हत्या का कुछ ही घंटों में हो गया है खुलासा। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि राजेश देशपांडे की शूटर बेटी, जो फिलहाल नाबालिग है, उसने ही इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया है। उसके पास जो .22 mm की शूटिंग की पिस्टल थी, उसी से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। एक घर में जो शीशा लगा था, उस शीशे में भी डिसक्वालीफाइड वुमेन लिखा हुआ था। उस शीशे के ऊपर भी एक राउंड गोली चलाई गई है और बताया जा रहा है कि उस बेटी ने अपनी मां और अपने भाई के ऊपर भी एक राउंड गोली चलाई है। जो असलहा बरामद हुआ है .22 mm का, उसमें 5 पैलेट्स मौजूद हैं अभी भी और 3 गोलियां इस्तेमाल हुई हैं। एक गोली सर्वदत्त को लगी है, एक उसकी मां को लगी है और एक शीशे पर मारी गई है, वो गोली बरामद भी कर ली गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हत्या आरोपी फिलहाल नाबालिग है और वो डिप्रेशन का शिकार है। ऐसा माना जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते ही उसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसने अपने हाथ पर भी रेजर से कुछ घाव बनाए हैं, जिसको खुद लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कन्फर्म किया है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उनकी पत्नी श्रीमती माधवी वाजपेयी और बेटा सर्वदत्त वाजपेयी जो 16-17 साल का है, उनकी डेड बॉडीज मिली थी, उनके बेडरूम में मिली थी और उनको गनशॉट इंजरीज थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली इस घटना को अंजाम इनकी बेटी ने दिया है। ये जुवेनाइल है, इसको डिप्रेशन है और इसने अपने दाहिने हाथ में बहुत बैंडेज बांधे हुए थे। जब उसे खुलवाया गया है तो इसने रेजर से बहुत वुंड्स अपने को इन्फ्लिक्ट किए हुए हैं।
कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरे देश में लागू होने जा रहे अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ देश भर में मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दे दी है। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन एक छत के नीचे 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन इस दौरान सभी को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क पहले की तरह ही बंद रहेंगे। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकेंगे। आपको बता दें, अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से बिना पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नदी में एक मकान के ढहने की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई जगहों से कटान की तस्वीरें सामने आने लगी। और ऐसी ही एक तस्वीर में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। आसपास के कई लोगों ने इस घटना को देखा और उसे देखकर वो लोग खौफ से भर गए। तस्वीरों में दिखा कि नदी के बिल्कुल किनारे बने उस मकान का बड़ा हिस्सा नदी में डूब चुका था, जिसके बाद पानी के तेज बहाव के आगे वो टिक नहीं सका। बताया गया कि नदी के किनारे बने कई और मकान भी इसी तरह से ढह गए। इसके अलावा कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नदी का पानी गांव में घुसने के बाद मगरमच्छ भी घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। रिया और सुशांत के ऑडियो से साफ है कि सुशांत रिटायरमेंट लेकर ट्रस्ट बनाना चाहते थे और रिया ये जानना चाहती थी कि ट्रस्टी के हाथ में पैसे से संबंधित फैसले लेने की कितनी ताकत होगी। ऑडियो के इस हिस्से में सुशांत कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो शायद एक्टिंग करने लायक ना रहे और इसी डर से वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। That part is the easier part, we'll have the banker come in and he'll do that asset management. Still in charge, a few months later also, and I'm pretty sure we're all confident that you are going to bounce out of this state of mind in a few months, if not sooner. So you still have full control at that stage, right? Correct. I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do, number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and... But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. Okay, there are better ways of putting people in charge and monetizing your assets and making sure that it is not just going to get depleted and is enough to last you for a few years to come. There are ways to do that. Your money can work for itself and generate more income. Exactly, we need that. That is the concern, correct? The short. We need correct that. me if I'm wrong, but we want to make sure that I should get X amount of rupees a month to make sure that my expenses, my rent, etc. is being taken care of. हमारे देश में नोटों पर किसकी तस्वीर है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई? महात्मा गांधी और किसकी? सोशल मीडिया पर एक नोट की तस्वीर वायरल है जिसमें महात्मा गांधी नहीं, भगवान गणेश की तस्वीर है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या भारत में नोटों की नई सीरीज आने वाली है? इस नोट पर कुछ अलग दिख रहा है आपको? नोट के मुख्य भाग पर गणपति की तस्वीर है। कहां की तस्वीर है ये? वायरल तस्वीर में इसके बारे में भी लिखा है, इंडोनेशिया। इस नोट के बारे में लिखा गया है, दुनिया का एकमात्र देश जिसके नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। गणपति बप्पा मौर्य।
इंडोनेशिया में करीब 87.5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहां सिर्फ 3% हिंदू आबादी है। बावजूद इसके क्या इंडोनेशिया में भगवान गणपति की पूजा होती है? अगर नहीं तो क्या भगवान गणेश की तस्वीर एडिट करके तो नहीं लगा दी गई? या फिर द नीदरलैंड्स की राम मुद्रा की तरह यह भी कोई कूपन है जो किसी खास जगह ही चलाया जा सकता है? तो क्या सच में भारत से करीब 9000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में ऐसी करेंसी चलती है जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हो? हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें 20,000 के इस नोट का वीडियो भी मिला। पड़ताल आगे बढ़ाने पर पता लगा कि इंडोनेशिया में भगवान गणेश को कला, शिक्षा और विज्ञान के देवता के तौर पर माना जाता है। इस नोट पर गणपति के साथ इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री की भी तस्वीर है, जबकि पीछे वाले हिस्से में क्लासरूम की फोटो छपी है जिसमें छात्र और शिक्षक की तस्वीरें हैं। इंडोनेशिया में करेंसी को रुपया कहते हैं और कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पटरी पर से उतर गई थी, जिसके बाद वहां 20,000 रुपया का नोट जारी किया गया था जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी गई। इसको छापने के पीछे आर्थिक चिंतकों का मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो जाएगी। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने वहाँ के इंडोनेशिया के मिनिस्टर से पूछा, ये गणपति कैसा लगा दिया आपने? उन्होंने कहा कि 1997 में हमारी करेंसी गिर रही थी और कोई उपाय दिखाई नहीं। तो एक बाली से एक पुजारी आए, उन्होंने कहा कि गणपति के चित्र लगा के एक नोट छापो, रुक जाएगी। अब सब ट्राई कर गया, कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको ट्राई करेंगे और छापा और गिरना रुक गया। खास तरह के ये नोट इंडोनेशियाई सरकार ने साल 1998 में जारी किए थे। गणपति की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशियाई नोट 10 साल तक प्रचलन में रहा। इसके बाद साल 2008 में इसे बंद कर दिया गया। भारतीय मुद्रा में इस नोट की कीमत 100 रुपए से भी कम है। गणपति के अलावा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया पर रामायण की भी गहरी छाप है। राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश जहां रामायण मंचन और नोट पर गणपति की तस्वीर भले ही हैरान कर देने वाली बातें हैं, लेकिन इंडोनेशिया अपनी इन सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत सहज है। साफ है, इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी नोट पर गणपति की तस्वीर तो छापी थी, लेकिन अब यह मुद्रा चलन से बाहर हो गई है। सिर्फ रिया ही नहीं, सुशांत मौत केस के एक और अहम किरदार सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर भी सीबीआई की शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई लगातार सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ कर रही है। कल हुई पूछताछ में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से 8 से 14 जून के बीच हुई घटनाओं के बारे में पूछा। इतना ही नहीं, सीबीआई ने पिठानी से सुशांत के पैसों के बारे में भी पूछा कि क्या रिया उनके पैसे खर्च करती थी। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 8 जून से 14 जून तक घटने वाली घटनाओं के बारे में कई सवाल पूछे, जिस पर पिठानी ने बताया कि 8 जून को 11 बजे सुबह रिया घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह उसके घर आई। 12 जून को मीतू सिंह भी अपने घर वापस चली गई। मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून को सुशांत ने सभी बिलों का भुगतान किया, लेकिन उस रात सुशांत ने खाना नहीं खाया। पिठानी ने बताया कि पैसों की गड़बड़ी पर सुशांत सैमुअल मिरांडा से नाराज थे। अगली सुबह यानी 14 जून को सुबह 10:30 बजे केशव आया।
कोलंबिया में एक स्टार्टअप ने ऐसा हेलमेट बनाया जिसे पहनने वाले इंसान का कोरोना वायरस बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दावा है कि वायरस से सीधे तौर पर दो हाथ करने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए यह हेलमेट बड़ा हथियार साबित होगा, क्योंकि इसे पहनकर वो वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। और इसलिए कोलंबिया की राजधानी बोगोता में इस स्टार्टअप के इंजीनियर कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हेलमेट बनाने के काम में जुटे नजर आए। इस हेलमेट में एक फिल्टर लगा है जिससे ये बाहर की दूषित हवा से वायरस और बैक्टीरिया को छानकर अंदर पहुंचाता है। ये हेलमेट प्लास्टिक और सफेद रंग के खास कपड़े से बना है, जिस वजह से ये आम हेलमेट के मुकाबले बेहद हल्का है। साथ ही इसके अंदर बैटरी से चलने वाला एक पंखा भी लगा है ताकि इसे पहनकर घुटन महसूस न हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक कार के पानी में बह जाने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यह हादसा एक मंदिर के पास हुआ जहां कुछ श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। तभी वहां खड़ी एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी। सैलाब की तरह बह रहे पानी में वो कार किसी खिलौने की तरह इधर उधर बहती रही। किनारे खड़े कई लोग इस घटना को देखने के लिए जुट गए। काफी देर तक बहने के बाद वो कार किनारे पर जाकर अटक गई। इसी तरह कुछ और गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आईं। बारिश की वजह से पानी का जल स्तर बढ़ने के बाद वहां की कुछ दुकानों ने भी जल समाधि ले ली। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। आसमान से बरसाती आफत ने जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए और इसकी वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। हर तरफ पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर से पानी समंदर की लहरों की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर भी पानी कमर तक नजर आया। कई इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद लोग पानी को घर के बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। नदी के आसपास की तस्वीरें तो और भी डराने वाली थीं। पानी के तेज बहाव को देखकर नाव चलाने वाले भी किनारे खड़े नजर आए। कई फीट तक पानी भरने के बाद कुछ सड़कों को एहतियातन बंद भी कर दिया गया। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड करीब 17,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और पिछले 24 घंटों के दौरान 328 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वायुसेना की मदद से बाढ़ वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से छोटी बड़ी नदियों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई दूसरे मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गणेश विसर्जन के दौरान 2 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरों ने किराने की एक दुकान में घुसकर कैश काउंटर में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे एक आदमी और उसके पालतू कुत्ते को वायुसेना की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। बाढ़ में फंसे आदमी को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो की मदद ली गई। सबसे पहले सेना का जवान एक रस्सी की मदद से उस जगह पर उतरा जहां वो आदमी और उसका कुत्ता फंसा हुआ था। बाद में दोनों को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर पर खींच लिया गया और इस तरह वायुसेना ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस लड़ाई का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 पक्षों के लोग आपस में डंडों और पत्थर से हमला करते हुए दिखाई दिए। एक पक्ष अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे पक्ष से लड़ता हुआ नजर आया। इस दौरान उनके हाथों में जो भी चीज मिलती वो उसे दूसरे पक्ष पर फेंकते हुए दिखाई दिए। साथ ही डंडों से भी जमकर लड़ाई होती रही। दोनों तरफ से हो रहे पथराव की वजह से कई लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो लोग काफी देर तक लड़ते रहे। हालांकि दोनों पक्षों की कुछ महिलाएं बीच बचाव के लिए भी आती रहीं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं आसपास के लोग अपने मकानों की छतों से इस लड़ाई को देखते रहे। खबर है कि हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
दक्षिण अमेरिकी देश चिली के एल कोलोराडो में कोरोना संकट के बीच लोग स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए। चिली में इस महामारी के अब तक 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद जब स्कीइंग रिजॉर्ट को खोला गया तो वहां कई लोग पहुंच गए। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लोग स्कीइंग करते नजर आए। कोरोना के बीच इस खेल का मजा लेने के लिए वहां बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को भी देखा गया। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी कई उपाय किए गए थे। जगह जगह कोरोना से बचाव के लिए निर्देशों वाले बोर्ड दिखाई दिए, जिनके जरिए लोगों से दूरी बनाए रखने और हमेशा मास्क लगाए रखने की अपील की गई। खबर है कि वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या फिलहाल सीमित रखी गई है। जनवरी के बताए जा रहे इस ऑडियो में सुशांत कह रहे हैं कि उनका प्राइम टारगेट पैसा कमाना नहीं है और बातचीत सुनकर लगता है कि वो इत्मीनान से रहना चाहते थे। भागम भाग की जिंदगी और शहर की आपाधापी से वो उब चुके थे और रिटायरमेंट का प्लान कर रहे थे। Give us 2 days at least. Yeah, there's nothing to worry. There's a corpus. We'll have to limit till you start earning again, which could be a few months, as she rightly said. He's pretty pessimistic on that working again thing, so. Yeah, it could be active enough, but Yeah. I'm not sure About the economic side of it, yes. That word has been used. Yeah, so that's what I'm saying. Realitics. We have I was just going to say, we saw these two lovely companies. No, actually, you know what? I feel he just wants he wants an assurance, a financial assurance that what he has, it's compatible with his Lifestyle. maybe a little toned down. Yeah, of course. I can go severely down. But I hardly go out of my room. Right. Yeah. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work It's a something. fair thing. But yeah, it's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yes, so that's what Yeah, I'm saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. Yeah. So like that, if we could plan once, then We'll figure something. huh? We'll figure something. Yeah. We'll tell you. Just give us 2 days. Okay. You are the best people. Save yours. Saviors. That's good. When is it? Wednesday. For my birthday, for sure. Wednesday. 21st. 21st. What time would it be? I'm okay on my Wednesday is open, so. Give me a good If you want me around, folio as a yeah. gift. Done. ठीक है. Evening. Yeah. How about Security is a that? great Actually, gift. keep it Yeah. last meeting I of the know. day. That should be all right. सुशांत और रिया के सामने आए ऑडियो की बातचीत में सुशांत अपने खर्च कम करने के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लग्जरी कार बेचना चाहते हैं। रिया और उनके साथ मौजूद सलाहकार कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सुशांत कह रहे हैं कि वो इनोवा जैसी कार से भी काम चला सकते हैं। She rightly said selling cars, etc. I shouldn't even think. It's a loss-making But then I'm decision. not going to use it now, so Yeah, but you'll need one car, right? Still have a rainy day. Just fetch us something. I mean, like if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can frame sell of these mind. two and buy an Innova or something. 1 महीने के बाद ये वाला करते हैं. तो पूरे दिन से relate नहीं करते But हैं। इसलिए Selling the Maserati. Maserati. We won't get. But why sell a Maserati? Overnight सब करने की जरूरत Sell a Maserati नहीं है। You're by not to make range. my decisions for you. सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सिंधिया हाथ में चप्पल पकड़े दिख रहे हैं। इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग सिंधिया पर तंज कस रहे हैं कि कैसे एक राजे रजवाड़े के खानदान से संबंध रखने वाला व्यक्ति हाथ में चप्पल लिए घूम रहा है। आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? नीले रंग का कुर्ता पैजामा पहने इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में चप्पल क्यों? अठारह साल कांग्रेस में बिताने के बाद मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके समर्थकों ने सिंधिया के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को
मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बताया। इसी मान सम्मान को हथियार बनाकर सोशल मीडिया पर लोग वायरल तस्वीर के जरिए सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। ग्वालियर में हाथ में चप्पल लिए महाराज को देखकर लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में चप्पल क्यों है? क्या उन्होंने अपनी ही चप्पल हाथ में ले रखी है? यह भी हो सकता है कि तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल की गई हो। हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल करने पर हमें वायरल हो रही तस्वीर का पूरा वीडियो मिल गया। आशीर्वाद प्रदान करके आदेशित करें कि आज आपके समक्ष अपना चप्पल ग्रहण करें। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनने के लिए स्टेज के सामने बुला रहे हैं, जो खाली पैर ही स्टेज के सामने आ जाते हैं, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहना। अब सवाल ये कि आखिर प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं कौन, जिसे सिंधिया चप्पल पहना रहे हैं, और वजह क्या है? जवाब के लिए हमने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बात की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था। उस संकल्प को मध्य प्रदेश की दुरावस्थावादी जो सरकार थी उसके खिलाफ उसने संकल्प लिया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ग्वालियर में जब ये कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए तो आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने आह्वान किया कि भाई अब आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं और आप जो नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको चप्पल पहनाई। दरअसल मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक उनके इलाके के लोगों की दिक्कतें दूर नहीं होती तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर रहेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर उन नेताओं में से एक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन दल बदल कानून की वजह से उनकी विधायकी खत्म हो गई। फिर दोबारा शिवराज सरकार बनने पर तोमर को मंत्री बना दिया गया। 22 अगस्त को ग्वालियर में हुई बीजेपी की सभा में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर बिना चप्पल के पहुंचे थे, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच पर तोमर को चप्पल भेंट कर उनका संकल्प तोड़वाया। वायरल तस्वीर ठीक उसी समय खींची गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाने जा रहे थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 22 अगस्त को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी थी। साफ है, वायरल तस्वीर से सिंधिया के अपमान का कोई संबंध नहीं। सिंधिया ने चप्पल जरूर हाथ में उठाई, लेकिन ये उन्हीं की सरकार के मंत्री के लिए थी जो कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस का हिस्सा थे। सुशांत सिंह के पर्सनल असिस्टेंट रहे साबिर अहमद ने दावा किया कि सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेते थे। साथ ही साबिर ने यह दावा भी किया कि सुशांत को उन्होंने कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। साबिर का कहना है कि रिया अब जो बातें बोल रही है, सीबीआई को सबकी जांच करनी चाहिए। आज 2 दिन से जो न्यूज़ चल रही है ड्रग्स के बारे में, या कुछ उनको डर था, फ्लाइट में ऊंचाई से डर लगती थी उनको, उसके पहले कोई दवा लेते थे, लेकिन मुझे ये चीज़ में कोई अजीब लग रहा है क्योंकि जितने दिन मैं उनके साथ था ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ऊंचाई से डर लगता है, क्योंकि उनको अगर ऊंचाई से डर लगता है वो खुद ड्राइव क्यों करेंगे, वो पायलट बन के फ़्लाइट क्यों उड़ाएंगे वो? क्योंकि आप लोग देखेंगे शायद से, क्योंकि इंस्टा पे उनका एक पोस्ट है जो वो खुद फ़्लाइट उड़ा रहे थे, पायलट बन के बैठे हुए थे। अगर उनको डर था, कोई उनको अंदर से कुछ प्रॉब्लम थी या दवा ले रहे थे, क्या एक टेबलेट से वो ख़त्म हो जाती उनका डर, वो उड़ा रहे थे। तो इसमें मैं उतना श्योर नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि उनका उस टाइम कोई डर नहीं था। और रही बात ड्रग्स की, जब भी मैं था उनके साथ तभी ऐसे ड्रग्स वगैरह कोई भी उन्होंने लिया नहीं, और फैमिली सपोर्ट अच्छी थी, उनका बॉन्डिंग अच्छा था, उनके बहन बहुत सपोर्ट करते थे, और जो प्रियंका थी ये दिल्ली में रहती वो बहुत सपोर्ट करती थी क्योंकि वो आती थी, बहुत खुश रहते थे वो, और उनके सपोर्ट की वजह से वो आज इतना मौका तक पहुँचा, अभी वो इतना स्टार बन गया, अभी उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
तो मुझे तो लगता है ऐसे कुछ फैमिली की वजह से वो ऐसे कुछ कर सकता है। अगर अंदर सोए हुए तो वो लॉक कभी नहीं करते थे, जो खुला ही रहता था, क्योंकि अगर वो लॉक कर दिया तो शूट का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है, कॉल टाइम के हिसाब से उनको उठना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है शूट पे, तो वो कभी लॉक नहीं करता था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी की वजह से प्रदर्शन पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर हाल ही में कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी, जिसके खिलाफ हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कोरोना की वजह से बढ़ाई गई सख्ती पर नाराजगी जताई और जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के बीच इस तरह की तस्वीर डराने वाली थी, क्योंकि कई लोग तो बिना मास्क के ही दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल किसी को नहीं आया। इस बीच जब पुलिस के जवान वहां पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कई रास्तों को पहले ही बंद कर दिया था, ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाएं। जापान के इब्राकी में पर्यटकों को लुभाने के लिए समंदर किनारे एक लाइब्रेरी बना दी। वहां के ओराइसन बीच पर हर रोज हजारों सैलानी पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो काफी वक्त से वीरान पड़ा था। और इसलिए सैलानियों को लुभाने के लिए वहां लहरों के किनारे एक लाइब्रेरी बना दी गई, जहां आकर लोग ठंडी हवाओं के बीच समंदर के साथ ही किताबों का भी मजा ले सकते हैं। ओराइसन बीच से सामने आई कुछ तस्वीरों में कुछ सैलानी वहां टहलते तो कुछ कुर्सियों पर बैठकर किताबें पढ़ते दिखाई दिए। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए वहां रखी कुर्सियों के बीच 6 फीट की दूरी भी नजर आई। सैलानियों के लिए इस लाइब्रेरी में अंग्रेजी और जापानी भाषा की करीब 800 किताबें रखी गई हैं और ये लाइब्रेरी लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। लखनऊ में नाबालिग लड़की पर अपनी मां और भाई की हत्या करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेलवे अधिकारी की नाबालिग बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि वो कई महीनों से डिप्रेशन में थी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने की वजह से एक ही परिवार के 3 सगी बहनों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें 8 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक है। पुदुचेरी के स्वास्थ्य मंत्री का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कोरोना अस्पताल के एक टॉयलेट की सफाई करते नजर आए। उत्तराखंड के देहरादून में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया ने ट्वीट कर बताया कि वो 21 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके में बहने वाली तमाम छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी इलाके के कई गाँव में घुस गया। कई गांव में तो कमर तक पानी भर गया। बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में गांव के अंदर नाव चलती दिखी। नाव पर कुछ बच्चे भी बैठे दिखे, जिन्हें एक आदमी सुरक्षित जगह पर ले जाता दिखा। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग कमर तक भरे पानी में चलते हुए नजर आए। गांव में हर तरफ सिर्फ पानी भरा दिखाई दिया। देखने में ऐसा लगा जैसे कोई नदी गाँव में घुस गई हो। गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं दिखा जिसमें नदी का पानी ना घुसा हो। कुछ लोग तो बाढ़ के पानी से बचने के लिए मकानों की छतों पर बैठ गए। बाद में प्रशासन के लोगों ने नाव की मदद से गांव में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें बाढ़ में फंसी महिलाओं को नाव से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। मंदिर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सीएम योगी मंदिर में बैठे दिखे और उनके सामने मंदिर के पुजारी बाबा विश्वनाथ की आरती करते रहे। इस दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इतना ही नहीं, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया था। बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया और अधिकारियों से वहां चल रहे काम के बारे में पूरी जानकारी ली। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव के भी दर्शन किए थे। वहां से आई एक तस्वीर में मुख्यमंत्री मास्क लगाकर मंदिर में आरती करते हुए भी नजर आए। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी ही साथी कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा कि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है।
सामना में लिखे लेख में कहा गया कि सिर्फ मोदी और आरएसएस पर हमला करके पार्टी खड़ा करना मुमकिन नहीं है। सामना में यह भी लिखा गया कि कांग्रेस के किसी नेता में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। बताया गया कि वो आदमी बाइक से अपने 2 दोस्तों के साथ बाजार में दवा खरीदने पहुंचा था, लेकिन एक बाइक पर 3 लोगों के सवार होने की वजह से पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद 2 लोग वहां से भाग गए। लेकिन एक को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस के 2 जवान उसे पकड़े दिखे और एक अधिकारी उस पर ताबड़तोड़ डंडे चलाते नजर आए। इस दौरान वो आदमी रोता रहा, चिल्लाता रहा, हाथ जोड़कर उनसे मारपीट नहीं करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी पुलिस वालों को उस पर दया नहीं आई। थोड़ी देर मारपीट करने के बाद पुलिस के अधिकारी उसके दोनों साथियों के बारे में पूछताछ करते दिखाई दिए। तो हमको देखकर भागा क्यों? आप और कहाँ गया? कहाँ भाग गया दोनों? इस दौरान उसने अधिकारी के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। पूछताछ करने के बाद पुलिस के जवान उसे थाने ले जाने के लिए जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे, जिस पर एक बार फिर से वो बिफर पड़ा और रोते हुए उनसे छोड़ देने की गुहार लगाने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। बिहार से मुंबई पहुंचे सुशांत के चाहने वालों ने रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर प्रदर्शन किया। रिया के घर के बाहर जुटे सुशांत के समर्थकों ने सुशांत के लिए न्याय की मांग की। हालांकि सुशांत के चाहने वालों ने सीबीआई जांच से संतुष्टि जताई। साफ सही है सर, और कुछ बात ही नहीं करना है। एक 2 कौड़ी का आदमी क्या बोलता है सुशांत है कौन? मतलब पैसा ही हर चीज होता है, जिसके पैसा इंसाफ उसको ही मिलेगा। तो हमको इंसाफ से सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद कांडला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि फैक्ट्री आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती हुई दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की वजह से आसमान लाल दिखने लगा। हर तरफ सिर्फ धुएं का गुबार उठता दिखा। वहां से आई एक तस्वीर में पूरी फैक्ट्री धधकती हुई दिखाई दी। आग लगने की सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। इस दौरान दमकल विभाग के कई कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए उस पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। वहीं आग लगने की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।